Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. चलो, गुड आफ्टरनून। तो लास्ट क्लास में क्या देखा था हमने? लास्ट क्लास में बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन द एक्सिस देखी गई थी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन द एक्सिस का फॉर्मूला आ गया था के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। अब उस फॉर्मूले को तो याद कर रखना ही है हमें। उसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि एक्सिस के ऊपर सेंटर पर तो फील्ड जीरो होती है, इन्फिनिटी पर भी फील्ड जीरो होती है, और प्लस माइनस r/√2, यानी कि r/√2 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस पर फील्ड कैसी होती है? मैक्सिमम होती है। फिर हमने कुछ नॉन यूनिफॉर्म शेप्स देखे थे, जैसे लैम्डा नॉट साइन थीटा वेरिएबल डेंसिटी अगर आ जाए, या सेमी सर्कुलर रिंग अगर आ जाए, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है अगर लैम्डा कांस्टेंट हो तो उनके एंगल बाइसेक्टर पर आती है। ये आपको याद होगा, उसका जनरल फॉर्मूला भी हमने देख लिया था। तो किसी को कोई डाउट है? पिछले लेक्चर में ये जनरल फॉर्मूला हमने देखा था, के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा, के लैम्डा बाय आर 1 माइनस कॉस अल्फा, आर्क के लिए, है ना। चलो, 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे, सभी ने ट्राई कर लिए? यस। जिन्होंने नहीं ट्राई किया है, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये रहा, ट्राई कर लो सभी लोग। तो पहले वाले का तो रिजल्ट भी याद होगा आपको। पहले वाले में सेमी सर्कुलर रिंग के लिए क्या फॉर्मूला आया था? कौन बताएगा? 2 लैम्डा बाय आर। बिल्कुल, इनफाइनाइट वायर वाला फॉर्मूला आ गया था 2k लैम्डा बाय आर। तो ये देखो, सेमी सर्कुलर पॉजिटिव चार्ज की रिंग है, तो ये फील्ड किधर बनाएगी? ये राइट वाला पोर्शन लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड फील्ड बनाएगा, इसे मैं ई प्लस कह देता हूँ। और ये लेफ्ट वाला पोर्शन लेफ्ट साइड। ये भी लेफ्ट में लेफ्ट साइड बनाएगा। बनाएगा। तो दोनों फील्ड क्या होने वाली है? ऐड। ई नेट को मैं कह सकता हूँ सिंपली ई प्लस प्लस ई माइनस, है कि नहीं। ई पॉजिटिव हो जाएगी 2k लैम्डा बाय आर, और ई नेगेटिव भी सेम हो जाएगी, साइन के साथ तो रखना नहीं है, 2k लैम्डा बाय आर। यानी नेट फील्ड जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 4k लैम्डा बाय आर माइनस आई कैप में। तो अगर डायरेक्ट रिजल्ट याद होगा तो हमारी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, हमें बार बार इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। किसी को कोई डाउट पहले क्वेश्चन में? बोलो भाई। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या याद होना चाहिए? क्वार्टर ऑफ आर्क द वाला। सर्कल। आर्क वाला अगर आपको याद है तो आर्क के लिए जो आया था, एक तो आया था एक्स। सर 2k लैम्डा साइन अल्फा। सर ये पहला वाला थोड़ा ब्रीफ कर सकते हो? ये लिंक नहीं मिल रही थी तो लेट ज्वाइन हुआ। पहले वाले में बेटा आपको रिजल्ट याद है क्या सेमी सर्कुलर रिंग का? यस सर। 2k लैम्डा बाय आर रिजल्ट आता है, ठीक है ना। तो ये देखो, राइट वाली जो सेमी सर्कुलर रिंग है पॉजिटिव चार्ज वाली, वो फील्ड लेफ्ट में बना देगी 2k लैम्डा बाय आर। और ये लेफ्ट वाली जो सेमी सर्कुलर रिंग है ये खुद की तरफ फील्ड बनाएगी, तो ये भी लेफ्ट में बना देगी 2k लैम्डा बाय आर। तो नेट फील्ड कहाँ हो जाएगी? लेफ्ट में 4k लैम्डा बाय आर। क्लियर हुआ? यस सर। फिर हमने ये भी देख लिया था, क्वार्टर ऑफ द सर्कल अगर है तो एक फील्ड तो आती है एक्स में और एक आती है वाई में। इसमें किसी को कोई डाउट है? तो बताओ, ये जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है ये एक तो बना देगा लेफ्ट में के लैम्डा बाय आर, और एक बना देगा नीचे के लैम्डा बाय आर। कोई दिक्कत इसके अंदर? जबकि जो लेफ्ट वाला पोर्शन है ये कहाँ कहाँ बनाएगा बताओ? सर एक लेफ्ट में और एक ऊपर। एक लेफ्ट में के लैम्डा बाय आर,
और एक ऊपर, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो ये खुद की तरफ नेट फील्ड बनाता है, ऐसे कुछ बनाएगा नेट, तो उसके ये कंपोनेंट्स आएंगे। तो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, y वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, और ई नेट जो हमें मिलेगा वो मिल जाएगा 2k लैम्डा बाय r माइनस आई कैप में। तो करने का मेथड तो बाकायदा इंटीग्रेशन से है, लेकिन क्योंकि सेमी सर्कल का और क्वार्टर सर्कल का रिजल्ट हमें याद रह जाता है, सेमी सर्कल का इनफाइनाइट वायर जैसा आता है और क्वार्टर सर्कल का सेमी फाइनाइट वायर जैसा आता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इनको डायरेक्टली लिख पाए। समझ आया? थर्ड वाला वेरिएबल है, इसमें लैम्डा लैम्डा नॉट कॉस थीटा है। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार बनाया मैंने। सभी लोग ट्राई करो और आंसर बताओ। जिन लोगों ने कर लिया था बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं ट्राई किया था वो ट्राई करो अभी। बताओ, मैं 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको। तो 2k लैम्डा नॉट बाय आर है। चैट में लिख दो अपना आंसर, लैम्डा को एल लिख देना। सर आ गया। यस सर। चलो देखो, सबसे पहले तो आपको ये देखना था कि पूरी सेमी सर्कुलर रिंग के ऊपर क्या सारा चार्ज पॉजिटिव होगा, इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा है। थीटा जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं हो सर, नहीं होगा। तब कॉस पॉजिटिव होगा, लेकिन जैसे ही थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा कॉस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। यानी राइट में तो पॉजिटिव चार्ज है और लेफ्ट में नेगेटिव चार्ज है। तो क्या मैं एक एलिमेंट लेके उसे पूरी तरह इंटीग्रेट कर सकता हूं 0 से पाई तक? सोच के देखो, अगर आप थीटा पे डी थीटा का एलिमेंट लेते हो,
ठीक है, उस पे चार्ज कुछ dq आता है, तो उसकी फील्ड हम dE इस तरह से बनाते हैं, जिसके दो कंपोनेंट्स हम लिखते हैं, एक dE cos थीटा और एक dE sin थीटा। अब ऐसा सोच के देखो कि क्या 0 से लेके पाई तक सभी के यही दो कंपोनेंट्स आएंगे? नहीं, लेफ्ट वाले जो फील्ड बनाएंगे उनका y कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा। अरे समझ आ रहा है? लेफ्ट वाले, जब तो मैं क्या लिख दूंगा, dq, ये तो हो गया लैम्डा इंटू आर डी थीटा, यानी कि लैम्डा नॉट आर कॉस थीटा डी थीटा। बात समझ आ रही है नहीं? तो क्योंकि चार्ज डेंसिटी बदल रही है, तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेट 0 से पाई तक नहीं कर सकते। आप कहां से कहां तक कर सकते हो? 0 से π/2 तक कर सकते हो। बात समझ आ रही है? इसलिए मैंने स्टार बनाया था। समझने की कोशिश करो। इफ चार्ज डेंसिटी changes in nature integration is done in parts। अरे मेरी बात समझ आ रही है नहीं? अगर मैं इस एलिमेंट की जो फील्ड है, इस फील्ड को इंटीग्रेट कर दूं, तो मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि 0 से पाई तक सभी जो फील्ड बना रहे होंगे एलिमेंट्स, वो सभी एलिमेंट्स खुद से दूर फील्ड बना रहे होंगे। जबकि लेफ्ट वाले पोर्शन में जो एलिमेंट्स मैं चूज करूंगा वो तो खुद के पास फील्ड बना रहे होंगे, है कि नहीं? तो हम क्या करते हैं, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट पहले निकाल लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो राइट वाला पोर्शन है सिर्फ उसके लिए। तो एक तो ई एक्स आ जाएगा, जो कि हो जाएगा इंटीग्रेशन डीई, यानी के डी क्यू बाय आर स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा। और इसे मैं 0 से π/2 तक इंटीग्रेट करूंगा। ये बात सबको समझ आ रही है? मैंने पाई तक क्यों नहीं किया है? देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस तो अच्छे होते हैं, थोड़े समझने में मुश्किल होते हैं। जो भी डाउट है मुझसे पूछो। बोलो भाई डाउट। अरे आवाज आना बंद हो गई क्या मेरी? नहीं सर, आ रही है। इतना सन्नाटा छा गया था। थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा क्वेश्चन, वो भी इसलिए बस ये सोचना है, इस वजह से, है ना? चलो ये आया। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे? 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। 0 से π/2 तक। यहां से मिल जाएगा के लैम्डा नॉट बाय 2r। इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा कितना? थीटा प्लस साइन थीटा बाय 2, 0 to π/2। लिमिट पुट करो। ई एक्स की वैल्यू आ रही है के लैम्डा नॉट बाय 2r इंटू π/2 प्लस साइन π/2 माइनस 0। फिर तो सब 0 हो ही रहा है। तो ये आपको मिल रहा है के लैम्डा नॉट π/4r। ये है x में फील्ड। अरे बात समझ आई क्या? यस। सिमिलरली निकालेंगे y में फील्ड, तो वो के लैम्डा नॉट बाय r, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा? साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, 0 से π/2 तक। अरे समझ आ रहा है ना? क्योंकि y वाले को इंटीग्रेट करोगे तो उसमें साइन थीटा है और लैम्डा के अंदर कॉस थीटा है, तो वही बचेगा हमारे पास। क्लियर है कि नहीं? यहां से मिलेगा के लैम्डा नॉट बाय 2r, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा
लिमिट 0 से π/2 तक, ये आपको मिलेगा k लैम्डा नॉट बाय 2r। ये हमें मिली है इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन। क्लियर है क्या? Yes. तो समझने Yes, की sir. कोशिश करो। बेसिकली सिर्फ राइट वाला जो पोर्शन था, सिर्फ राइट वाला जो पोर्शन था, उसने दो फील्ड बनाई होंगी। एक तो इस तरफ जिसकी वैल्यू आई है k लैम्डा नॉट पाई बाय 4r, और एक नीचे की तरफ जिसकी वैल्यू हमें मिली है k लैम्डा नॉट बाय 2r। तो मुझे सोच के बताओ कि जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, जो नेगेटिव लैम्डा का है, वो फील्ड कहाँ कहाँ बनाएगा? Sir, left में। सर ऊपर और Side लेफ्ट लेफ्ट में और ऊपर की अपवर्ड तरफ। सेम और अपवर्ड सेम। यहाँ बनाएगा EY और यहाँ बनाएगा EX। तो EY तो क्या हुआ भाई, कैंसिल हो गया। K कैंसिल। तो सिर्फ क्या बचेगा, EX। तो E नेट हो जाएगा 2EX, 2 टाइम्स EX, यानी कि सिंपली 2 टाइम्स k लैम्डा नॉट पाई बाय 4r, या k लैम्डा नॉट पाई बाय 2r। सर तो ये तो हम उसको हाफ और हाफ में ब्रेक नहीं कर रहे थे तो भी सेम ही आ रहा था। ठीक है ना? किस में ब्रेक नहीं कर रहे थे? सर हमने सर, क्वाड्रेंट में ब्रेक चार्ज किया ना, सेम मान प्लस के और कर रहे थे माइनस तब वाले भी में। वही आंसर आ रहा। डायरेक्टली कर दिया तो कॉस रख के? हाँ ठीक है, उससे भी समझ सकते हो। इंटीग्रेट किया होगा आपने तो y कोऑर्डिनेट 0 आ गया था, y वाला कंपोनेंट 0 आ गया था। यस सर। यस। और x, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं डायरेक्टली, 0 से पाई तक कर दो फिर। ठीक है ना, सेम आ रहा है तो। क्लियर है? यस सर, अगर लैम्डा नॉट कॉस साइन थीटा होता तब तो दोनों वो तो तरफ कर चुके ना बेटा, साइन थीटा वाला तो सिंपल रहता है, वो तो दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ भी काम कर ही रहा है वो, तो इसकी जरूरत नहीं है ब्रेक करने की, मतलब बिना ब्रेक करे भी आंसर आ जा रहा है ना। हमने ब्रेक करके श्योरिटी कर ली, मतलब एक तरह से कि वही आने वाला है। क्लियर है? लाइन चार्ज मतलब बेसिकली रिंग है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है इसके ऊपर, ठीक है, पर फिर भी आपको आना चाहिए किस तरह से निकाला जाता है। मेन चीज मैं सिखाना जो चाह रहा हूँ वो ये है कि थीटा पे जाके डी थीटा थिकनेस का एलिमेंट लेते हैं, उसकी फील्ड लिखते हैं और दोनों कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट कर देते हैं, वहां से हमें नेट फील्ड मिल जाती है। क्लियर है? आगे बढ़े? यस। यस सर। चलो, तो अगले शेप के ऊपर चलते हैं। ठीक है ना, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। तो डिस्क और रिंग का अंतर क्या हो जाता है? रिंग में तो चार्ज सिर्फ और सिर्फ कहाँ रहता है, सरफेस पर रहता है, पर डिस्क के अंदर चार्ज जो है वो पूरे एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना। तो यहाँ एक नई टर्म भी डिफाइन होगी। ठीक है, सबसे पहले तो ये मान लो कि हमारी डिस्क है, आर रेडियस की कुछ, सरफेस डेंसिटी। बिल्कुल। तो अब चार्ज इसके पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके लिए हम डिफाइन करते हैं सिग्मा, और इसे बोला जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, या मैं इसे कह सकता हूं चार्ज पर यूनिट एरिया।
चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो अगर आपकी ये डिस्क है जिसकी रेडियस मान लेते हैं r है, ठीक है ना, और इसके ऊपर चार्ज q है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम सिग्मा को डिफाइन कर सकते हैं q अपॉन एरिया ऑफ द डिस्क पाई r स्क्वायर। इसे याद रखें। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाती है, q बाय पाई r स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? अब जैसे रिंग के लिए सिर्फ आप एक्सिस पे निकाल सकते थे, वैसे ही अच्छी बात है कि डिस्क के लिए भी हम सिर्फ और सिर्फ एक्सिस पर ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क के लिए एक्सिस पर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो देखो क्या करूंगा मैं। सबसे पहले तो ये हो गई मान लो डिस्क, और ये है मान लेते हैं एक्सिस। तो वही किया है हमने, एक पॉइंट अज्यूम किया है जो कि एक्सिस के ऊपर लाई करे। ये हो गया आपका पॉइंट P, रेडियस डिस्क की हमें पता ही है R, पॉइंट P की डिस्टेंस सेंटर से मान लेते हैं x। ठीक है ना, और ये टॉप मोस्ट पॉइंट जो डिस्क का आप अगर P से कनेक्ट करते हो तो ये एंगल है थीटा। क्लियर है, ये है अंडर रूट ऑफ ऑब्वियसली r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ क्या बात है, ये जो डिस्क है क्या मैं कह सकता हूं कि ये ढेर सारी रिंग्स का कॉम्बिनेशन है? इनफाइनाइट छोटी छोटी रिंग्स को अगर जोड़ जोड़ के बनाया जाए तो एक डिस्क बन जाएगी, है ना? यस तो हम सर। क्या करते हैं, हम सेंटर से छोटी सी डिस्टेंस पर जाकर एक छोटी सी रिंग का एलिमेंट कंसीडर कर लेते हो। ठीक है ना, मैंने यहां x डिस्टेंस पे, x नहीं लेते, स्मॉल r ले लेते हैं, स्मॉल r डिस्टेंस पर जाके एक dr थिकनेस का छोटी सी रिंग कंसीडर कर ली। क्योंकि मैं पूरी डिस्क की फील्ड निकालना चाह रहा हूं तो मैंने ये dr थिकनेस की छोटी सी रिंग कंसीडर कर ली है। तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो चार्ज होगा dq, यानी छोटा चार्ज dq। क्या होगी वैल्यू dq की, कोई बता सकता है मुझे? कितना चार्ज होगा इस रिंग के ऊपर? सिग्मा 2 पाई r dr सर वो into एक रेक्टेंगुलर ही है ना लाइन pi r जैसे, dr into sigma। तो सिग्मा आ जाएगा। ठीक है, तो 2 चार्ज pi r पर dr यूनिट into लेंथ sigma। एरिया सिग्मा इंटू एरिया क्या है इसका? R डी 2 आर pi इंटू r dr। 2 pi r dr। डी आर इंटू आर। सरकमफ्रेंस 2 पाई r, ये हो गई लेंथ इंटू थिकनेस dr। डी आर सर। याद करो सेंटर ऑफ मास में ये सब किया होगा आपने। अब ये जो छोटी सी रिंग हमने एलिमेंट कंसीडर किया है, ये P पॉइंट पे फील्ड जो बनाएगा वो राइट की तरफ ही बनाएगा, क्योंकि ये तो हम देख ही चुके हैं कि कोई भी रिंग अपनी एक्सिस पर जो फील्ड बनाती है वो हमेशा अलोंग द एक्सिस ही बनाती है। देख चुके हैं कि नहीं? तो इसकी फील्ड DE भी इधर ही आने वाली है। मैं DE की वैल्यू लिख देता हूं। क्या था फॉर्मूला? K Q kqx upon X अपॉन इसकी रेडियस स्मॉल r, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपके रिंग के एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। यहां लिख भी देता हूं मैं, एलिमेंटल रिंग। इसी को आपको इंटीग्रेट करना होगा, कहां से कहां तक? 0 से लेके कैपिटल R तक। वैल्यूज पुट कर दो। K, Q को लिख सकते हो सिग्मा इंटू 2 पाई R dr इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 0 to r। कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लेते हैं। एक्सिस के अलोंग ही फील्ड आएगी नेट भी। कांस्टेंट क्या क्या बाहर आ जाएगा, तो
k सिग्मा 2 पाई x, ये तो बाहर आ गए क्योंकि ये सब कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन में अंदर बचा आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब आपको बचपन में इंटीग्रेशन सिखाया गया था, आज ही के दिन के लिए सिखाया गया था। क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को रख लेते हैं मान लो टी स्क्वायर, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आर डी आर इज इक्वल टू टी डी टी। अरे मिल जाएगा कि नहीं, वैल्यू पुट करो, के हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई एक्स, इंटीग्रेशन आर डी आर को लिख दिया टी डी टी और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को लिख दिया टी स्क्वायर, तो यहाँ बचा टी क्यूब। ठीक है ना, कट गया ये बचा सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन टी 1/t स्क्वायर बचेगा ना, 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/t, यानी कि -1/r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और लिमिट है 0 से कैपिटल R। पुट करोगे वैल्यूज, यहां से मिलेगा सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 0 पुट करेंगे, R की वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें 1/x माइनस 1/√ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये है फॉर्मूला ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क। बहुत सुंदर फॉर्मूला नहीं है, बेकार सा फॉर्मूला आता है, ठीक है ना। इसमें से क्या नीचे से x कॉमन ले लो अगर, तो ये बन जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक सेकेंड रुकना जरा, हाँ ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, x को मैंने कॉमन ले लिया, तो अब ये x अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखो क्या है, x अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बेसिकली कॉस थीटा है। तो ये याद रखने में थोड़ा सा आसान लगता है फिर हमें, E अलोंग एक्सिस, ये सिंपली हो जाता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। नोट डाउन कर लो सभी लोग, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डिस्क। तो डेरिवेशन कैसे किया हमने, एक रिंग का एलिमेंट लिया, उसकी फील्ड लिखी और इसे इंटीग्रेट कर दिया। कोई डाउट किसी को? इसे नोट डाउन करना है फॉर्मूले की कॉपी में भी और अपनी फेयर नोटबुक में भी। सर हाँ बोलो। सर डिस्क में और कोई तरीका होता है एलिमेंट लेने का? नहीं बेटा, डिस्क में रिंग का ही एलिमेंट लेते हैं। ओके सर। लिख लिया सबने? यस सर।
चलो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड Q सच दैट P is the point of equilibrium। ठीक है, जहां ये आपकी रिंग है और ये आपकी डिस्क है। आगे क्या भाई? आ जाना चाहिए अब तक तो। तो रिंग की फील्ड तो इधर आएगी और डिस्क की फील्ड इधर आएगी और दोनों को हमें क्या करना है, इक्वेट। है ना? तो रिंग के लिए फॉर्मूला लगा दो। रिंग के लिए फॉर्मूला था K Q0, X है R√3 अपॉन R² प्लस R√3 प्लस R√3 का होल स्क्वायर की पावर 3/2। ये इक्वल हो जाना चाहिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, Q अपॉन पाई R² बाय 2 एप्सिलॉन नॉट
इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये एंगल आपको निकालना है। ये थीटा अगर बोल दें तो tan थीटा की वैल्यू r/4r/3 यानी कि 3/4। तो थीटा आ गया आपके पास 37 डिग्री। तो 1 माइनस कॉस 37 डिग्री, ये मिल जाएगा Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू 1 माइनस 4/5। सही है कि नहीं? ये मिल गया हमें कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट r√3 बाय नीचे वाली क्वांटिटी 8r क्यूब हो गई है, ये इक्वल होना चाहिए Q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू 1/5। अरे क्लियर है कि नहीं? यस सर। बोलो भाई। यस सर। यहाँ से आपको Q की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, ये हो जाएगा 5√3 Q नॉट बाई 2 नहीं 16 है ना। अरे कैलकुलेशन है भाई, थोड़ी तो मदद करो। सो है क्या सब? करेक्ट है। ये क्लियर है? तो प्योरली फॉर्मूले का यूज है, अगर फॉर्मूला याद है तो कोई भी इसे सॉल्व कर सकता है। कोई समस्या? नहीं सर। बस ठीक है। तो अब और भी शेप्स होते हैं जैसे स्फीयर, सिलेंडर, पर उन्हें पढ़ने के लिए उनके डेरिवेशन डायरेक्टली करना बहुत लेंदी हो जाता है, तो उन्हें हम गॉस लॉ से डिराइव करते हैं। तो उन्हें पढ़ने के लिए पहले हम क्या पढ़ेंगे, गॉस लॉ। और गॉस लॉ पढ़ने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी और हमें पढ़नी पड़ती है। थोड़ा सा ऊपर तक उठा सकते हैं? बोलो भाई, कोई डाउट? वो लास्ट का लिखना है। ओके सर, ओके। बेटा खुद से सॉल्व कर लेना ना। नहीं सर, हो गया था, आपने मेरी आवाज नहीं आई। चलो, तो गॉस लॉ पढ़ने के लिए एक क्वांटिटी हमें और पढ़नी पड़ती है जो कि इंपॉर्टेंट है काफी। डायरेक्ट क्वेश्चन इसी पर आ जाते हैं मेंस में काफी ज्यादा, क्योंकि इसमें थोड़ा सोचना पड़ जाता है कई बार। जो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो अभी तक आप पढ़ चुके हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, रिंग, नॉन यूनिफॉर्म रिंग, डिस्क। और आगे के शेप्स के पढ़ने के लिए हमें एक क्वांटिटी पढ़नी पड़ रही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसी ही क्वांटिटी आगे आएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स। बेसिकली फ्लक्स किसी भी चीज का हो सकता है, डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, number of electric field lines crossing a region, crossing a given region is called electric flux through it. समझ आया? जैसे मान लो कि हमारे पास एक रीजन है, ठीक है, ये आपका रीजन है और इस रीजन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से शो करते हो। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसे कट करके जा रही है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, बेसिकली उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, अब एग्जैक्टली नंबर तो काउंट कर नहीं सकते ना, लाइंस दिखती तो है नहीं हमें,
क्योंकि ये तो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो उसे किसी तरह से मेजर करने के लिए एक क्वांटिटी डिफाइन कर दी गई जिसे बोला गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ आया? और इसका सिंबल जो यूज किया गया वो था फाई। ठीक है ना? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल यूज किया गया। अब इसे डिफाइन कैसे किया वो देख लो, कैसे मेजर करोगे वो देख लो। तो मान लो कि ये आपका एरिया है जिससे आपको फ्लक्स निकालना है। मुझे ये बताओ कि इस तरह से अगर रिंग रखी हुई है तो एरिया वेक्टर किधर आएगा इसका? बताओ। आउटसाइड द प्लेन। बिल्कुल परपेंडिकुलर टू एरिया आता है कि नहीं आता? तो ये होगा एरिया वेक्टर ए। और मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है कुछ इस तरह से। ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और इनके बीच का सर एंगल। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नहीं समझ आया मुझे, ऐसा क्यों है? मैं बता देता हूं बेटा, अभी एक सेकेंड। तो फ्लक्स को डिफाइन किया गया डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, यानी कि ई डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था आपने बचपन में, ई डॉट ए, यानी कि ई ए यस सर। कॉस थीटा। ये हो जाता है आपका फ्लक्स। यूनिट क्या हो जाएगी आप देख ही सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कूलम, और एरिया की मीटर स्क्वायर, या दूसरा नाम भी रखा गया है इसका वैज्ञानिक के नाम पर, वेबर, WB। ठीक है ना? ये भी इसकी यूनिट हो जाती है। तो प्लीज इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो। अब जिन्होंने पूछा उन्हें एरिया वेक्टर समझ नहीं आया, तो आपको पता है बेटा एरिया वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ या ना बोलो जल्दी से। नहीं सर, मेरे को तो मैग्नीट्यूड ही लगता है एरिया सर। नहीं, तो फिर आपने 11th में ध्यान से पढ़ाई नहीं की। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। अब जैसे आप लैपटॉप पे हो, मोबाइल पे हो, पीसी पे सर। PC पे, तो आपको स्क्रीन दिख रही है। यस मैं सर। उम्मीद कर रहा हूँ रेक्टेंगुलर स्क्रीन होगी, तो उसका एरिया आपसे कोई पूछे तो आप लेंथ इनटू विड्थ बता दोगे, है कि नहीं? पर कोई पूछे यस कि सर। उस एरिया की डायरेक्शन क्या है, तो आपको याद रखना है कि किसी भी 2D ऑब्जेक्ट के लिए एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो उसके प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है। यानी आपकी स्क्रीन से बाहर निकलती हुई डायरेक्शन या आपकी स्क्रीन के अंदर जाती हुई जो डायरेक्शन है उसे आप अपनी स्क्रीन के एरिया की डायरेक्शन बोलोगे। समझ आया? तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। यस सर। जैसे आपका जो कीबोर्ड होगा और उसके सर लिए एरिया वेक्टर की परपेंडिकुलर, डायरेक्शन होगी अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स। समझ आया? और सर अपर डाउनवर्ड में कौन सी होगी, वो कैसे डिसाइड होती है? वो हमारी श्रद्धा के ऊपर है। मैं इस डायग्राम के लिए लेफ्ट भी ले सकता था। ओके सर, ओके सर। ठीक है, मैं ये लिख भी देता हूँ, हो सकता है और लोगों को भी डाउट हो, पूछ नहीं रहे हो। ठीक है, तो फॉर 2D सर उसमें ऑब्जेक्ट क्या हुआ बेटा? सर वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन में क्रॉसिंग गिवन रीजन पर यूनिट टाइम नहीं होना चाहिए? नहीं बेटा, पर यूनिट टाइम या पर यूनिट एरिया ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं आती। ठीक है ना? टाइम से उसका कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, फॉर 2D ऑब्जेक्ट्स याद रखना एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू देयर प्लेन। समझ आया कि नहीं? चलो 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए किसी को पता है? एरिया वेक्टर सर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। बिल्कुल सही। एरिया वेक्टर इज टेकन रेडियली आउटवर्ड्स। रेडियली आउटवर्ड्स। अगर आपके पास 3D ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, तो कहीं पे भी एरिया वेक्टर पूछा जाए, जैसे मैं पूछूं यहाँ जो एरिया है उसकी डायरेक्शन क्या है, तो आपको याद रखना है बाहर जाने वाली जो डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर, उसको ही एरिया वेक्टर बोला जाएगा। यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? तो ये। यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? तो ये।
ऑब्जेक्ट की कंसिस्टेंट डायरेक्शन नहीं होगी, मतलब एज अ होल ऑब्जेक्ट? क्या हुआ? नहीं, पूरे ऑब्जेक्ट की नहीं होगी बेटा, क्योंकि वो 3D है। 2D ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है कि आपके पास दो चॉइस रहती है, या तो आप इसे एरिया वेक्टर कह सकते हो, या आप इसे भी एरिया वेक्टर कह सकते हो, ऊपर भी और नीचे भी। लेकिन 3D ऑब्जेक्ट में हमारे पास जो भी पोर्शन दिया जाए छोटा सा, उससे हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगी। जैसे मैं बोलूं कि क्यूब है आपके पास, क्यूब भी एक 3D ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए एरिया वेक्टर हर फेस के लिए अलग आएगा। जैसे इस लेफ्ट वाले फेस के लिए एरिया वेक्टर ये आएगा, ऊपर वाले फेस के लिए एरिया वेक्टर ऊपर आएगा, राइट वाले फेस के लिए एरिया वेक्टर राइट आएगा, नीचे वाले फेस के लिए एरिया वेक्टर नीचे आएगा। हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर निकलने वाली डायरेक्शन 3D ऑब्जेक्ट के लिए, और वो भी सरफेस से परपेंडिकुलर वाली, वो आप एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लोगे। अरे चमका, बोलो भाई। यस सर। तो ये हो गया Yes. आपका एरिया वेक्टर। इसके बारे में भी चीजें याद रखनी है। फॉर्मूला याद रहेगा सबको फ्लक्स का, E डॉट ए एंगल एरिया वेक्टर से लें। यहां लिख भी देता हूं मैं, थीटा इज एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। सवाल करने को तैयार? तो आपको बताना Yes, sir. है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहले क्वेश्चन में तो मैं ले लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, और ये एंगल ले लेता हूँ मैं 30 डिग्री, और रेडियस है r। यहाँ साइड A, साइड B रेक्टेंगल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से दी गई है E नॉट परपेंडिकुलर टू इट। चलो भाई यार, अब फर्स्ट वाले का आंसर बताओ। सभी लोग चैट में लिख दो। वैसे पहले वाले का आंसर E by r square upon 2. अर्जुन ऐसी सर गलती पहले कैसे का कर रहा है? √3 e पाई r स्क्वायर बाई 2। चलो, तो इसीलिए क्वेश्चन देता हूं मैं, हमेशा देता आ रहा हूँ 7 साल से ये सवाल, क्योंकि वो कई लोग गलत करते हैं। अरे E भाई, by r square upon 2 आ रहा है। स्क्वायर ई बाई 2। फाइ E डॉट ए है, E तो E है, E तो E हो गया, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, कॉस ऑफ क्या एंगल है, एरिया 60 वेक्टर डिग्री कैसे आएगा। होगा? एरिया वेक्टर तो ऐसे होगा ना भाई, प्लेन से परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर से फील्ड का एंगल कितना है?
60 डिग्री, लोग 30 यूज करते हैं। अरे भाई नहीं समझ आया, बोलो। नहीं समझ गया सर। सर। एंगल आपको लेना है सरफेस से नहीं, एंगल लेना है एरिया वेक्टर से। अरे बोलो भाई। ओके। समझ गया सर। यस। गलती नहीं करनी चाहिए थी ना। चलो सेकंड का बता दो फटाफट, बहुत ही इजी। E नॉट इनटू ए। E तो नॉट इनटू इसमें ए तो एरिया वेक्टर इधर ही आएगा, तो दोनों पैरेलल हो गए, तो ई नॉट एरिया ए बी कॉस 0, तो ई नॉट ए बी हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? अच्छा, कोई अगर एरिया वेक्टर पीछे ले लेता तो cos 180 लिखता, तो आंसर माइनस ई नॉट ए बी आता, तो फिर मॉड ले लेते हैं। नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता बात है। हाँ, आपको सिर्फ ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं, तो मैग्नीट्यूड से फर्क पड़ता है, साइन से फर्क नहीं पड़ता। थर्ड का बता दो। 0 0 दिख भी रहा है 0, क्योंकि कोई फील्ड लाइन कट ही नहीं कर रही। या ऐसा सोचो कि एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, तो एरिया वेक्टर से एंगल कितना बना रहा है ये? 90 डिग्री। एरिया वेक्टर अगर ऐसे आया, तो एरिया वेक्टर से एंगल 90 डिग्री, तो फ्लक्स लिखते हैं हम ई नॉट पाई आर स्क्वायर कॉस 90, क्या हो जाता? 0। अरे क्लियर है? यस सर। यस। चलो, अब वेक्टर से रिलेटेड पूछूं एक क्वेश्चन, जिससे पता लगे कि वेक्टर याद है कि नहीं। वेक्टर चैप्टर जब पढ़ा था। चलो देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो दी गई है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ठीक है, आपको बताना है फाइंड फ्लक्स थ्रू अ ट्राइंगल with adjacent sides as a vector 2i minus j plus k and अरे यार कौन है भाई ये? b वेक्टर as 4i plus j। बताओ भाई। तो एक ट्राइंगल है जिसकी एडजेसेंट साइड्स आपको ये दी गई हैं, आपको उससे पास होने वाला इस फील्ड का फ्लक्स बताना है। कितने लोगों को याद है वेक्टर में क्या होता था? एरिया ऑफ सर ए ट्राइंगल। वेक्टर ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर डॉट प्रोडक्ट लगा देंगे ई के साथ। बिल्कुल सही। जिनको नहीं भी पता उनको मैं बता दूं ताकि वो फालतू ना बैठे रहें। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है भाई हाफ इंटू ए क्रॉस बी। पैरेललोग्राम का ए क्रॉस बी होता है, ट्राइंगल का होता है हाफ ए क्रॉस बी, जहां ए और बी एडजेसेंट साइड्स होते हैं। तो इससे एरिया निकालो, फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो। देखते हैं कौन आंसर दे रहा है सबसे पहले। सर 0 आ रहा है। 0 आ रहा है?
जो लोग घबरा रहे हैं वो घबराना मत, ये मेनली क्वेश्चंस मैं बस वेक्टर की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, फ्लक्स तो अभी आगे आएगा, ठीक है ना। सर 4 आ रहा है। सर J0 जे नहीं है, कैप 1 है और के कैप J 0 कैप 1 है और K 0 है। क्या हुआ? तो अच्छा बी जे है, और जे है, ओके। सर 5 4 आ रहा है, 5। यस राइट 5 तो एरिया वेक्टर यही आया होगा आपके पास, माइनस आई कैप यस प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप आया। सर -2 नहीं, हाँ तो सर। -2 तो माइनस +2 +3 एरिया सर हाफ हो जाएगा ना, तो 4 का सर हाफ बराबर है। हाँ वो तो करेंगे हम, ये तो एरिया सर वेक्टर आ सही गया, है। क्रॉस यस प्रोडक्ट जो मैंने निकाला ए क्रॉस बी, है ना। इसमें आई कैप में 2 भी मल्टीप्लाई होगा ना। एरिया में हाफ आ जाएगा, आई कैप में 2 क्यों मल्टीप्लाई होगा भाई? 2 से मल्टीप्लाई होगा ही ना। और सर क्या? माइनस जे भी मतलब सर माइनस माइनस प्लस होगा ना जे कैप में भी। तो जे प्लस ही तो लिखा है बेटा। सही, तो सब कुछ सही है। क्या हो गया? तुम लोग 12 सही है। 11th में गड़बड़ कर रहे हो, ये आया सर होगा ना आई एरिया। कैप में 2 भी तो आएगा ना। कौन सा 2 बेटा? नहीं सर ठीक लिखा है। तो आपको करेक्ट है। प्रोडक्ट में गलत फहमी है बेटा, 2 ही नहीं, ये नहीं लिखा जाता, ये तो हाइड हो जाते हैं रो और कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अरे याद आया कुछ? यस सर। हाँ सर। कुछ गड़बड़ किए, एक बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। देखो अब डॉट प्रोडक्ट करना है बस हमें, तो ये मिल गया हमें -1 + 6 -3, कितना आया? 2। 2 आएगा। 2 आपका आंसर है, 2 वेबर हमारा आंसर हो गया। देखो आप लोगों को जो डाउट आ रहा है भाई, जिन लोगों को भी दिक्कत हो रही है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं है, वो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर में है, ठीक है। तो वो तो पढ़ चुके हो पहले, उसको अब वापस नहीं पढ़ाया जाएगा, जाओ उसको वापस से नोट्स पढ़ो, वापस से याद करो, ठीक है। तो क्या देखा है हमने अभी तक? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बेसिकली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैथमेटिकली इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो E इंटू ए इंटू कॉस थीटा, जहां ध्यान रखना है कि थीटा मस्ट बी द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, यूनिट इसकी वेबर रहती है। एरिया के बारे में कुछ पॉइंट्स, 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए सरफेस से परपेंडिकुलर दोनों डायरेक्शन में एरिया वेक्टर आप चूज कर सकते हो। 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए हमेशा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन ही पॉजिटिव रहेगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के ऊपर या तो शेप वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, या फिर वेक्टर के फॉर्म में कोई क्वेश्चन आपको दे सकता है। कोई दिक्कत? नो बोलो भाई। नो सर। क्लियर है? यस। यस सर। चलो और देख लेते हैं। या उससे पहले एक स्टेटमेंट देख लो।
गॉस स्टेटमेंट। तो ये एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, गॉस, क्योंकि इन्होंने एक गॉस लॉ दिया है। पर उससे पहले हम एक स्टेटमेंट समझ लेते हैं, और स्टेटमेंट ये है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स through any closed 3D object neutral is zero when kept in external electric field, external electric field। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब उन्होंने कहा कि अगर आपके पास एक क्लोज 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके खुद के पास कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है वो, और उसको किसी रीजन में आपने रख दिया जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उससे पास करने वाला नेट फ्लक्स जो होगा उसकी वैल्यू 0 होगी। अब ऐसा क्यों? क्या कोई फील्ड लाइन इस ऑब्जेक्ट को कट नहीं कर रही है? अरे बोलो बोलो भाई। कर रही है सर। कर रही है। तो फिर 0 का मतलब क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि 3D ऑब्जेक्ट के लिए हम फ्लक्स दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक तो फ्लक्स जो ऑब्जेक्ट के एंटर कर रहा है, एक वो फ्लक्स जो ऑब्जेक्ट को एंटर कर रहा है, और एक वो फ्लक्स जो ऑब्जेक्ट को एग्जिट कर रहा है। कोई भी फील्ड लाइन एक 3D ऑब्जेक्ट को कितनी बार कट करेगी, ये सोच के देखो। कोई भी फील्ड लाइन जो बाहर से आई है वो 2 बार कट करेगी। वो एक बार तो एंटर करेगी, ठीक है ना? तो फाई इन ये हो गया फ्लक्स ऑफ फील्ड एंटरिंग, ठीक है ना? और फाई आउट ये हो गया फ्लक्स ऑफ फील्ड एग्जिटिंग। अरे समझ आ रहा है? तो अगर आप अंदर आने वाले फ्लक्स को पॉजिटिव काउंट करते हो, तो जाने वाला जो फ्लक्स होगा वो नेगेटिव होगा। या आप अंदर आने वाले फ्लक्स को नेगेटिव बोलते हो, तो बाहर जाने वाला फ्लक्स पॉजिटिव होगा। या मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी फील्ड लाइन जो 3D ऑब्जेक्ट को एंटर करेगी वो एग्जिट भी करेगी। अरे है कि नहीं? आपको पता करना था कि कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस करके गई हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि फाई इन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फाई आउट? होगा कि नहीं? जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी ही फील्ड लाइंस एग्जिट भी करेंगी। तो जो नेट फ्लक्स होगा 3D ऑब्जेक्ट से, जो कि बेसिकली होगा फाई इन प्लस फाई आउट, उसकी वैल्यू तो क्या आने वाली है? 0 ही आने वाली है। क्योंकि हम सिंपली ये कह सकते हैं कि एनी फील्ड लाइन दैट एंटर्स द 3D ऑब्जेक्ट मस्ट ऑल्सो एग्जिट द 3D ऑब्जेक्ट। ऐसा हो सकता है कोई फील्ड लाइन एंटर करे और बोले कि मैं बाहर नहीं जा रही, बस मैं अंदर ही बैठ गई? ऐसा हो सकता है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हमें पता है फील्ड लाइंस इन्फिनिटी तक जाती हैं और चार्ज पर ही टर्मिनेट हो सकती हैं, और हमने कह दिया यहाँ कोई चार्ज नहीं है। एनी फील्ड लाइन दैट enters must exit also। अरे समझ आया क्या? क्या आपको स्टेटमेंट क्लियर है?
तो 2D ऑब्जेक्ट के लिए तो फ्लक्स बस फ्लक्स होता है E डॉट ए, पर 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए दो फ्लक्स होते हैं, एक तो फ्लक्स एंटरिंग और एक फ्लक्स एग्जिटिंग। दोनों की वैल्यू सेम आती है और दोनों का साइन कैसा आ जाता है, ऑपोजिट। ठीक है, मैं इसके लिए एक एग्जांपल भी दे देता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, मान लो कि हमारे पास एक क्यूब है, ध्यान से देखना, और यहाँ पे रीजन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। E, मैं इसे नाम दे देता हूं ABCD EFGH। अब आप देख सकते हो कि इस क्यूब से अगर आपसे टोटल फ्लक्स पूछा जाए तो आप क्या करोगे, हर फेस का फ्लक्स लिख दोगे, है ना। तो फाई ABCD जो फेस है प्लस फाई BCGF प्लस फाई ADHE प्लस फाई EFGH प्लस फाई ABEF और प्लस फाई कौन सा बचा, CDGH। 6 फेस होते हैं ना, तो सारे के सारे 6 फेसेस का जो नेट फ्लक्स होगा उसका समेशन ही तो फ्लक्स आने वाला है। अरे सही है कि नहीं? मुझे देख के बस ये बता दो किस किस फेस से फ्लक्स 0 होगा। ABCD ABCD 0 होगा कि नहीं, देखो फेस हॉरिजॉन्टल है, फील्ड भी हॉरिजॉन्टल है, ABCD फेस को कोई कट करेगा। फिर EFGH भी 0 होगा, और कौन सा 0 होगा, DCGH CDGH CD बिल्कुल, CDGH भी 0 होगा, और ABFE भी 0 होगा। अरे समझ आ रहा है क्यों 0 हो रही है, क्योंकि इनसे तो फील्ड लाइन कट ही नहीं कर रही। अच्छा, अब ADHE ये वाला जो फेस है इसका एरिया वेक्टर कौन सा होगा, ADH लेफ्टवर्ड एरिया वेक्टर होगा, बिल्कुल सही है। और BCGF का राइट इनका राइटवर्ड होगा। ठीक है ना, तो क्या लिख सकते हैं, पहले BCGH का अगर मैं लिखूं तो वो हो जाएगा E इंटू एरिया इंटू डायरेक्शन, दोनों की सेम है तो cos 0, प्लस लेफ्ट वाले का देखो E इंटू एरिया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट, तो cos 180। कितना आया भाई, EA माइनस EA, ये क्या हो गया, 0। अब ऐसा सोच के देखो, ये तो मैंने क्यूब के लिए किया, पर कैसा भी शेप हो हमेशा जहां से एंटर कर रही है उसके ऑपोजिट साइड से एग्जिट तो करेगी ना। समझ आ रहा है कि नहीं, बोलो। इस तरह से फील्ड है तो यहाँ का एरिया वेक्टर हमेशा नेगेटिव आएगा कि नहीं, और यहाँ का एरिया वेक्टर पॉजिटिव आएगा, तो ये कट के तो हमेशा 0 होने ही वाला है। तो क्या आपको स्टेटमेंट हमेशा याद रहेगा भाई, क्या हो गया स्टेटमेंट सर? हाँ सर, हमने जब अभी फाई लिखा था तब हमने बोला था कि हम उसका साइन कंसिडर नहीं करते हैं, तो इधर हमने माइनस EA क्यों लिखा? हम यहाँ टोटल लिखना चाह रहे हैं भाई। अच्छा, ओके सर। और वहां हम टोटल नहीं लिख रहे थे, वहां तो 2D में तो सिर्फ एक फ्लक्स होता है, वहां साइन का कोई सेंस नहीं है, पर यहाँ साइन का सेंस है। वहां तो एरिया वेक्टर भी 2 होते थे, पर यहाँ एरिया वेक्टर भी सिर्फ एक ही पॉजिटिव है, क्योंकि ऐसा डिफाइन कर दिया गया है।
अरे क्लियर है? बोलो भाई। यस। बढ़िया, ठीक है। तो हमने बस क्या देखा, एक फील्ड फ्लक्स की डेफिनेशन, फ्लक्स 2D के लिए कैसे निकालते हैं, ठीक है, और गॉस का स्टेटमेंट। कैलकुलेटिंग फाई इन और फाई आउट ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स। हाँ, अब ये बात तो क्लियर है कि 3D ऑब्जेक्ट के लिए नेट फ्लक्स 0 आता है, क्योंकि हम कह देते हैं जितना फ्लक्स अंदर जा रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर भी जा रहा है ना। लेकिन क्वेश्चन वाला ये तो पूछ सकता है कि बताओ कितना फ्लक्स अंदर जा रहा है या कितना फ्लक्स बाहर जा रहा है। समझ आया? सिर्फ ये अगर आपसे पूछ लिया जाए नेट तो 0 आ रहा है, पर भाई कितना अंदर गया और कितना बाहर गया, दोनों इक्वल है पर कितने कितने हैं, ये अगर पूछा जाए तो उसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पे सीखेंगे, जो कि होगा अगली क्लास में। ठीक है, तो रिवाइज करके आना, कोई भी डाउट्स हो प्लीज पूछ लेना। रिकॉर्डिंग जिन, वैसे तो आपके उसमें ग्रुप में आएगी, बाकी मैं रिकॉर्डिंग का लिंक भी डाल दूंगा आपके ग्रुप में। बाकी जिनको ग्रुप का खुलता नहीं है उनके लिए मैं यूट्यूब पे अपलोड करके उनको लिंक भी दे दूंगा, वो मुझसे मांग लेना। ठीक है सर? हाँ बोलो। सर वो ग्रीन एरो एरिया डिनोट कर रहा है कहाँ पे? हाँ, ग्रीन एरो एरिया डिनोट कर रहा है, रेडियली आउटवर्ड, बाहर जाता हुआ डायरेक्शन पॉजिटिव रहता है। ओके ओके सर। सर आपका सर वो मैंने आपको व्हाट्सएप में वो व्हाट्सएप पे भेजे तो डाउट भेजे देखो। मैंने। व्हाट्सएप पे डाउट्स भेजे? कब भेजे बेटा? सर मैंने कल सर भेजे। आजकल में ठीक है, एक बार आप एक काम करो, उसको वापस से फॉरवर्ड कर दो, ठीक है ना मुझे को। ओके, और कुछ एंड करें फिर? चलो, बाय एवरीवन, थैंक यू, मिलते हैं क्लास में। बाय, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू। Thank you.